नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। सेबी ने दी जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को मंजूरी। 27 करोड़ फ्रेश शेयर जारी करेगी जियो प्लेटफॉर्म्स। 27,500 करोड़ का कर्ज चुकाने में होगा रकम का इस्तेमाल। जुलाई में धीमी पड़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार। आईआईपी ग्रोथ 8.8% से घटकर 6.7% हुई। डिफेंस एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने लाइसेंस के नियमों में दी बड़ी ढील। अब इंटरनेशनल टेंडर की प्रक्रिया भी हुई आसान। अमेरिका से जावलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम खरीदेगा भारत। दोनों देशों के बीच हुआ करार। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर बंद। निफ्टी बैंक, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग। आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी। डिफेंस एफएमसीजी शेयरों में दिखा दबाव। नेपाल में फिर बाढ़ का खतरा। तिब्बत नेपाल सीमा पर झील फटी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। चीन की तरफ से 400 भारतीय फंसे लेकिन अभी भी सुरक्षित। 96 भारतीयों का रेस्क्यू। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों से बंधवाई राखी। फोटो शेयर कर लिखा, यह त्योहार स्नेह और सद्भाव के बंधन को और मजबूत करे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को मंजूरी दे दी है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने जून में आईपीओ के लिए सेबी के पास अर्जी दी थी। इस आईपीओ को अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विपिन भट्ट। विपिन जी, बताइए क्या डिटेल्स है जियो प्लेटफॉर्म्स के इस आईपीओ की? तो निकिता, जैसा आपने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है और रिलायंस ने अपने एजीएम में ही इसका अनाउंसमेंट किया था और अब इसे सेबी की मंजूरी भी मिल गई है। तो एक नज़र डालते हैं कि कितना बड़ा ये आईपीओ है और क्या क्या ये ऑफर करेगा निवेशकों के लिए। तो देखिए, 100% फ्रेश इशू आ रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कई बार ओएफएस रहता है लेकिन यहाँ 100% फ्रेश इशू है। कोई मौजूदा निवेशक उससे बाहर नहीं निकलेगा। 27 करोड़ शेयर के आसपास इसमें दिए जाएंगे और करीब कंपनी का 3% के आसपास का, टू बी प्रिसाइज 2.9% जो हिस्सा है वो आईपीओ के ज़रिए वो लेकर आएंगे। इसके अलावा कुछ और, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। मतलब ये कि कोई मौजूदा निवेशक कंपनी से अपना हिस्सा छोड़ के नहीं जा रहा है। ये कंपनी की मजबूती को दिखाता है कि सिर्फ एग्जिट देने के लिए इस आईपीओ को आप लेकर नहीं आ रहे हैं। मौजूदा शेयर होल्डर बने रहेंगे। जैसा मैंने कहा, कर्ज चुकाने के लिए। हाँ, अब इस पैसे का होगा क्या? तो इस 27,000 करोड़ रुपए की जिस रकम की हम बात कर रहे हैं वो मेनली कंपनी जो है कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेगी। 71,529 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज इस वक्त कंपनी के ऊपर है। तो एक बड़ा पोर्शन इस कर्ज को चुकाने में जाएगा। 27,500 करोड़ का कर्ज चुकाने में रकम का इस्तेमाल यहाँ पे आप होता हुआ देखेंगे। राइट। इसके अलावा अगर आप इस वक्त जियो प्लेटफॉर्म्स पर नज़र डालें तो 2020 में इन्होंने करीब 20 अरब डॉलर से ज़्यादा जुटाए थे। एक से बढ़कर एक इन्वेस्टर इनके पास है। मेटा है, सिल्वर लेक है, गूगल है, जनरल अटलांटिक, केकेआर और इसके अलावा कुछ और भी इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन ये बड़े नाम। तो इससे पता चलता है कि कितनी कंपनी की साख है और कितनी बड़ी कंपनियां इस पर ट्रस्ट कर रही हैं। और इनमें से कोई भी फिलहाल इस आईपीओ के दौरान अपनी इक्विटी को डाइल्यूट नहीं कर रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। 110 से 120 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन का अनुमान है जो इस आईपीओ के जरिए यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर कंपनी के बारे में देखें तो देखिए, आप वित्त वर्ष 2025 के मुकाबले 26 में रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ है। एबिटा 64,000 करोड़ से बढ़कर 76,000 करोड़ के ऊपर गया। नेट प्रॉफिट अगर आप देखो 26,109 करोड़ था FY25 में, वो 30,000 करोड़ से ज़्यादा है। और जो अर्निंग पर शेयर रहती है वो करीब 29 रुपये 21 पैसे से बढ़कर 33 रुपये 63 पैसे पर जा चुकी है। तो कंपनी अपने लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर कुछ और स्टैटिस्टिक्स कंपनी के देखें तो उससे भी आपको इनके प्रदर्शन का अंदाज़ा लगेगा। इस वक्त कंपनी के पास करीब 524 मिलियन, यानी समझ लीजिए 52 करोड़ से ज़्यादा ग्राहक हैं ओवरऑल, जिसमें से 3 या 3.5 करोड़ से ज़्यादा नेट सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। और साथ में आरपू, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए, 214 रुपये
प्रति माह के ऊपर जा चुका है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये बताते हैं कि कंपनी इस वक्त वेल पोजीशन्ड है और अब आईपीओ के जरिए वो अपना एक छोटा सा हिस्सा डाइल्यूट कर रही है। मेजॉरिटी में जो पैसा आएगा करीब 27,000 करोड़ रुपए की रकम मेनली कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करेंगे। और ये जैसा मैंने कहा, आपने भी बताया कि अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। जी बिल्कुल विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल में फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पूरे पुसांगपो नदी के संगम के पास बनी थी। चीन ने इसके फटने की आशंका एक दिन पहले ही जताई थी। झील फटने के बाद पानी का स्तर बढ़ने लगा है। भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी के पास के कई गांव खाली कराए गए हैं। चीन ने तिब्बत में लेवल 4 अलर्ट जारी किया है। वहीं नेपाल के विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आने से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 500 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन अभी भी कई लोग लापता है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि चीन की तरफ 400 भारतीय अभी फंसे हैं, लेकिन वो सुरक्षित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 96 भारतीयों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 21 भारतीय नागरिक जो फंसे हुए थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गए थे, वो 21 भारतीय नागरिक कल काठमांडू पहुंचे, उस क्षेत्र से जहां पर ये हादसा हुआ। और कल हमारे राजदूत उनसे मिले, उनका हालचाल पूछा कल शाम को, और आज उनको सबको उसके लिए व्यवस्था करके उनको हवाई जहाज में बैठाया गया। हमारी एम्बेसी ने उनके लिए ये ट्रैवल अरेंजमेंट बनाया और आज वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इंडिगो की जहाज से पहुंचे हैं, कुछ देर पहले पहुंचे हैं। 63 भारतीय नागरिक जो त्रिशूली हाइड्रो पावर में काम करते हैं, त्रिशूली 1, उनको भी वहां से बचाया गया है। इनके बारे में भी आपको विधिवत नहीं, नाम के साथ हम लोगों ने बताया कि कौन कौन से ये 63 लोग हैं। उसके अलावा आज की खबर ये है कि 96 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल की तरफ आ चुके हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं। इनके बारे में ज्यों हमारे पास सूचना मिलेगी आपसे हम साझा करेंगे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो लापता लोगों का जो लिस्ट है वो अभी 320 का है, लेकिन ये मान के चलिए चूँकि स्थिति हर घड़ी बदल रही है, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके अलावा 100 ऐसे लोग हैं करीबन जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये भारतीय मूल के लोग, अलग अलग नागरिकता इनके पास है, विदेशी नागरिकता। चीनी तरफ तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है, उस तरफ 400 के लगभग में भारतीय नागरिक वहां पर जिससे हम संपर्क कर पाए हैं और ये सभी लोग सुरक्षित हैं। तो नेपाल के ताजा हालात बता रही है संवाददाता अरुणिमा। आप देखिए यहाँ पे पावर लाइंस कैसे स्मैश हो गए हैं। यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है और उसकी वजह ये है, ये जो पावर लाइंस थे इनके पूरे के पूरे पोल्स उखड़ गए हैं। और हालात अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाती हूँ। मेरी बाईं तरफ ये है त्रिशूली नदी, ये है ग्राउंड जीरो एपी सेंटर। इसकी हालत देखिए आप, नदी अभी भी पूरे उफान पर है। यहाँ पे एक अलर्ट और जारी किया गया है क्योंकि तिब्बत में जो लेक बना था उसमें से भी पानी, उसका बैंक टूट गया है, पानी रिस रहा है। और साथ ही में जो बारिश का पानी है कि किस रफ्तार से यहाँ पानी नीचे की तरफ उस रिवर में भी ऐड कर रहा है प्रेशर। तो एक तरफ तो जो तिब्बत नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर पानी की लगातार जल स्तर वहाँ बढ़ रहा है और ऊपर से बारिश की वजह से भी यहाँ पे सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो रही है। अब वो घर देखिए, एक पीले रंग का घर आपको नज़र आ रहा होगा 2 मकानों के बीच में, तभी शायद वो किसी का रिहाइश था। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे लेगो का गेम खेलते हैं तो लेगो के गेम की तरह कोई बिखरा हुआ सा ब्लॉक स्ट्रक्चर वो नज़र आ रहा है। उसके साथ जो 2 और मकान है, एक लाल और एक हरा, अब वो लिवेबल नहीं रह गया है। और उनके साथ में भी आप देखिए जो घर है, 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल जो घर है, उनकी छत पर तक मिट्टी पहुंची हुई है। अब देखिए पानी का प्रकोप, ये जो बाईं तरफ के पावर यूनिट्स थे, जो पोल्स लगे हुए थे, वो सारे के सारे वो टूटे पड़े हुए हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे
पावर कनेक्शन रिस्टोर नहीं हो पा रहा है, यहाँ बिजली की अभी भी दिक्कत है, टेलीफोन की सेवाएं भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही थी, टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं था। लेकिन अब हमें अथॉरिटीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है टेलीकॉम टावर्स हैं उनमें जनरेटर के ज़रिए तेल भरकर किसी तरीके से बेसिक मोबाइल टेलीफोनी रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने दावा किया है कि चीनी की होलसेल कीमतों में करीब 20% की कमी देखने को मिली है और जल्द ही रिटेल में भी दाम कम होंगे। सरकार ने अब चीनी का कोटा 15 दिनों के लिए जारी करने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। पिछले एक महीने में चीनी के दामों में भारी तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद सरकार ने चीनी के दाम कम करने के लिए कई सारे कदम उठाए। सरकार ने चीनी के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी। इतना ही नहीं, 10 लाख टन चीनी के आयात को भी मंजूरी दे दी। अब सरकार का कहना है कि चीनी के दामों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। एक्स मिल प्राइस में कम से कम 20% तक की गिरावट आई है और जल्दी ही रिटेल के दामों में भी ये गिरावट देखने को मिलेगी। सरकार ने चीनी मिलों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया था और पाया था कि चीनी घोषणा है वो काफी कम कर रहे थे, लेकिन अब वो चीनी भी निकल करके सामने आ गई है। तो सरकार ने एक और कदम उठाया है। सरकार ने अब कोटा जो सरकार मंथली चीनी का जारी करती है उसको अब सरकार 15 दिन का कर दिया है। तो 15 दिन में सरकार एक बार कोटा जारी करेगी। इससे सरकार को पता लग सकेगा कि चीनी मिले उसको बेच पा रही है, उस कोटा का सही इस्तेमाल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, उसकी होर्डिंग कर पा रही है कर रही है। तो ये सरकार उसके ऊपर एक्शन ले पाएगी। और चीनी मिलों को कहा है कि अगर आप चीनी किसी को बेच देते हैं तो उसका आपको डिस्पैच 1 हफ्ते के अंदर ही करना होगा। आप उसको अपने पास यहाँ पर होल्ड करके नहीं रख सकते। तो सरकार को उम्मीद है कि अगला जो सीजन शुरू होने वाला है उसके अंदर कम से कम 10 लाख टन चीनी का उत्पादन अक्टूबर के अंदर होगा और 45 लाख टन उत्पादन नवंबर के अंदर होगा, जिससे चीनी के दामों में आपको काफी तेजी से कमी देखने को मिलेगी। जुलाई में आईआईपी ग्रोथ 8.8% से घटकर 6.7% हो गई है। माइनिंग ग्रोथ 1.6% से घटकर -0.9% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की अगर बात करें तो 9.5% से घटकर 7.3% दर्ज की गई है। इलेक्ट्रिसिटी गैस सप्लाई ग्रोथ, प्राइमरी गुड्स ग्रोथ में भी कमी आई है। हालांकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ 10.3% से बढ़कर 10.5% हुई है और वाटर सप्लाई, सीवरेज वेस्ट मैनेजमेंट ग्रोथ में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। डिफेंस एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने लाइसेंस के नियमों में बड़ी ढील देने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब इंटरनेशनल टेंडर की प्रक्रिया काफी आसान की गई है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए सरकार ने क्या फैसला किया है? देखिए, दरअसल अब तक सरकार का फोकस ये था कि डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट कम से कम किया जाए और डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बना जाए। अब सरकार का फोकस ये है कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करना है, दुनिया के देशों में डिफेंस को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। इसकी तरफ आज एक बड़ा कदम उठाया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। डिफेंस एक्सपोर्ट के नियमों को आसान किया गया है, उसके जो भी लाइसेंस की प्रक्रिया है उसको यहाँ पे आसान की गई है। उसमें एक महत्वपूर्ण लाइसेंस लेना पड़ता है डिफेंस एक्सपोर्ट करने के लिए कंपनियों को। ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, जिसको OGL कहते हैं, उसके 3 अलग अलग SOPs होते हैं। उन 3 को मिलाकर के एक कर दिया है ताकि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया आसान हो। ये लाइसेंस 2 साल के लिए दिया जाता था अब तक, लेकिन अब 2 साल के लिए नहीं 3 साल के लिए दिया जाएगा, यानी लंबे समय के लिए लाइसेंस रहेगा। लॉन्ग टर्म जो डिफेंस के एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको पूरा कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल टेंडर में जो एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया होती है उसके नियम को भी काफ़ी ज़्यादा आसान किया गया है। और साथ ही साथ ये लक्ष्य रखा गया है कि इस ओपन जनरल लाइसेंस के तहत अब तक 41 देशों में कंपनियां एक्सपोर्ट कर सकती थी। अब 41 देशों की जो सीमा है उस लिस्ट को हटा दी गई। अब कहा गया आप जिस देश में चाहें वहां पे आप डिफेंस एक्सपोर्ट कर सके, कुछ संवेदनशील देशों को छोड़ करके। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ एक बड़ा कदम है और माना यह जा रहा है कि अभी डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 48,424 करोड़ रुपए का है, वो आने वाले दिनों में इस लाइसेंस के नियमों में आसान करने की वजह से और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा बयान है रक्षा मंत्रालय का। लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नेस्तानाबूद करने वाले एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जैवलिन को भारत अमेरिका से खरीदेगा। इसके लिए आज दोनों देशों के बीच करार हुआ है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। ये कितना अहम है जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस डील को आखिर कैसे देखा जाए?
देखिए, दरअसल इस डील के दो मायने हैं। पहला मायने यह है, तात्कालिक लक्ष्य का है, तो जो अमेरिका में जो मिसाइल सिस्टम बनता है, उस मिसाइल सिस्टम को, जेवेलिन मिसाइल सिस्टम को भारत खरीदेगा, इसके लिए करार हुआ है। और इस मिसाइल सिस्टम की खासियत यह है कि ये मिड रेंज के मिसाइल सिस्टम है, और ये टैंक या बख्तरबंद गाड़ियाँ जो होती हैं उसको नष्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दुश्मनों के जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती हैं, जो टैंक होते हैं, उसको नष्ट किया जा सकता है इस मिसाइल सिस्टम के जरिए। और ये पहले से अमेरिकी सेना में है और युद्ध रणभूमि में इसके टेस्टिंग हो चुकी है, काफ़ी कारगर माना जाता है। तो ये भारत खरीदेगा, इसको लेके करार हो चुका है। नवंबर 2025 में इसके लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी और अब ये करार हुआ है। इसकी जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने दी है। सर्जियो गोर ने एक और बात कही जब ये जानकारी दी, उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन, रक्षा के क्षेत्र में सहयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। इसकी शुरुआत कहें या इसकी तरफ एक बड़ा इशारा है। वे इसलिए भी महत्वपूर्ण, दूसरा पहलू यह है कि दोनों देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस कॉपरेशन का 10 साल का फ्रेमवर्क साइन हुआ है, डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट का। तो मुझे लगता है इसकी तरफ भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि अब दोनों देशों के बीच में ऐसे समय में जब रिश्तों में वो गर्माहट थोड़ी सी कम हो गई थी, इस तरह से वापस से कारोबार का बढ़ना एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार आएंगे आपके पास। भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस साल के आखिर तक होने की संभावना है। कनाडा दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ कनाडा के वित्त मंत्री की बैठक के बाद जारी साझा बयान में इसका ऐलान किया गया। वहां से अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूएस के लिए रवाना हो चुकी है। यह दौरा कितना अहम है, जानने के लिए फिर एक बार चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, वित्त मंत्री का कनाडा दौरा दोनों देशों के लिहाज से कितना अहम रहा और अब यूएस दौरे पर क्या कुछ निकल कर आने की संभावना है? देखिए, ये दौरा दो लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। पहली बात तो ये कि वित्त मंत्री ऐसे समय में बाहर गई हैं, कनाडा गई हैं और अब यूएस जा रही हैं, जब भारत की पूरी कोशिश है कि बाहर से निवेश को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, विदेशी पूंजी को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। इसके लिए नियमों को पहले ही आसान किया जा चुका है, अलग अलग नियम, एफडीआई के नियम हो, एफआईज के नियम हो। अब वित्त मंत्री का यह दौरा, कनाडा दौरा पर जब गई तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बयान यह निकल कर आया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा के वित्त मंत्री के साथ लंबी बैठक हुई और बैठक के बाद साझा बयान आया। उस साझा बयान में दो तीन चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी। पहली बात कि दोनों देशों के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको कनाडा इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, सेपा कहते हैं, वो इस साल के आखिर तक उसे कर लिया जाएगा, एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा। इसकी प्रतिबद्धता दोहराई गई। ये ऐसे समय में जब कनाडा अमेरिका के बीच में तल्खी चल रही है, कनाडा एक अच्छा मार्केट ढूंढ रहा है और ऐसे में ये कहना कि भारत के साथ हम ये ट्रेड डील जल्द से जल्द करेंगे, इस साल के आखिर तक करेंगे, एक दर्शाता है कि कनाडा भारत के साथ साझेदारी को लेकर के कितना उत्सुक है। दूसरा, इस के साथ ही ये भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग, निवेश का सहयोग दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे। इस पूरे दौरे के दौरान वित्त मंत्री ने भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में, फिनटेक सेक्टर में कनाडा के निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा आमंत्रित किया, कहा कि यहाँ पे आप बढ़ चढ़ कर निवेश कर सकते हैं। और कनाडा के पेंशन फंड शुरू से भारत को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहे, उन पेंशन फंड को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर बेहतर माहौल हो चुका है, आप निवेश करिए। तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कनाडा के दौरे के बाद वित्त मंत्री निकल गई हैं 6 दिनों के दौरे के लिए यूएस का दौरा भी दो लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां भी कई सारे निवेशकों के साथ उनकी बैठक होनी है, सीईओ फोरम के साथ बैठक होनी है। इस सब के अलावा G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। तो ये भी दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। तो कैसे रहा आज के बाजार का पूरा कारोबार, बता रही है श्रेया। फ्राइडे का सेशन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और निफ्टी जहां इन ग्रीन क्लोज हुआ, वहीं बैंक निफ्टी क्लोजिंग फ्लैट हुई है। सेंसेक्स 330 अंक ऊपर क्लोज हुआ है, निफ्टी 84 अंक ऊपर 24,175 के लेवल पर। निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग बैंक निफ्टी की स्पेशली 57,496 के लेवल पर। और मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी फ्लैट क्लोजिंग दिखाई आज के सेशन में, जबकि शुरुआत अगर आप देखिए ब्रेथ की अच्छी हुई थी। चढ़ने वाले कौन से सेक्टर थे? निफ्टी आईटी शानदार, यहाँ पे तेजी 3.5% ऊपर की क्लोजिंग दिखाई है। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स ने अच्छा किया है। मेटल्स शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। फार्मा स्पेस ने भी अच्छा किया। पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें तो फ्लैट रहे। ऑयल एंड गैस भी आज के सत्र में फ्लैट क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। ये स्पेस लूजर्स में अगर आप देखें तो डिफेंस थोड़ा गिरा है आज के सेशन में, लगभग 0.5% नीचे। एफएमसीजी भी
ऑलमोस्ट आधा % नीचे गिरा आज के सेशन में। निफ्टी एनर्जी, ऑटोज, रियल्टी की बात करें तो यहाँ पर फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है इन नेगेटिव साइड। गेनर्स देख लेते हैं आप। टीसीएस, ऑलमोस्ट सारे गेनर्स आपको आईटी पैक से ही नजर आएंगे। टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक 2.5, 3.5, 4% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन गिरने वाले में शुमार है आईसीआईसीआई बैंक। श्रीराम फाइनेंस पिछले कुछ सत्रों से क्लोज हुआ है लगभग 1.5% नीचे आज के सेशन में। आईटीसी टूटा आज के सत्र में 1% से ज्यादा, और अल्ट्राटेक सीमेंट भी 1% नीचे की क्लोजिंग दिखाई इसने। बाजार कुछ समय से दायरे में फंसा है। सवाल है कि ये क्यों अटका हुआ है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अटका बाजार, किसका इंतजार? जरूर जुड़िएगा शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। घरों से लेकर बाजारों तक उत्सव का माहौल है। भाई बहन के प्यार और विश्वास के इस खास पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों से राखी बंधवाई। इस दौरान पीएम मोदी बच्चों के साथ हाथों से दिल बनाते नजर आए और इस खास पल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा कि ये पवित्र त्योहार सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता लेकर आए। पीएम मोदी ने साथ ही कामना की कि लोगों के बीच प्यार, स्नेह और आपसी भरोसे का रिश्ता हमेशा मजबूत और अटूट बना रहे। रक्षाबंधन के खास मौके पर नेताओं ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर निराश्रित बच्चियों और छात्रों के साथ रक्षाबंधन मनाया। 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास पर बच्चियों ने सीएम योगी को राखी बांधी। उन्होंने बच्चियों को खूब पढ़ने लिखने की सलाह दी और राखी के बदले उन्हें गिफ्ट हैम्पर भी दिए। साथ ही सीएम योगी ने बच्चियों के साथ सेल्फी भी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के प्रेम का पर्व नहीं, बल्कि कर्तव्य, स्नेह और संरक्षण की भावना का भी प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते की बेहद भावुक तस्वीरें सामने आई है। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में सीमा से सटे इलाकों में महिलाओं और बच्चियों ने बीएसएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी। इन महिलाओं का कहना है कि जब उनके अपने भाई त्योहार पर उनके साथ होते हैं, तब सीमा पर तैनात जवान हजारों परिवारों की सुरक्षा के लिए अपने घर से दूर खड़े रहते हैं। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर से देखिए संवाददाता कोमल की ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश की रक्षा करने वाले बीएसएफ के जवान यहाँ मौजूद है और आज उनकी कलाइयों पर सरहद पर रहने वाली बहनें राखियां बांधेंगी। ये राखियां नहीं है, ये वो रक्षा सूत्र है जो रक्षा सूत्र का प्रमाण ये दे रही हैं कि आप हमारी रक्षा सरहद पर करते हैं तो आपकी भी रक्षा करना हमारा फर्ज है। कहने को तो ये राखी है, रक्षाबंधन है, लेकिन किसी सुरक्षा कवच से ये कम नहीं है। सरहद पर अक्सर हमने देखा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान त्योहारों पर घर नहीं जा पाते हैं, लेकिन ऐसे में ये खूबसूरत मैसेज आप देखिए कि सरहद पर रहने वाली ही बहनें यहाँ पर इन जवानों को राखियां बांध रही हैं। आप देखिए ये खूबसूरत तस्वीर आपको कहीं नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देखने को मिल रही है। और ये वो जवान हैं जिन्होंने इन्हीं बहनों की रक्षा करने की कसम खाई, अपने कंधों पर इनकी रक्षा सुरक्षा का जिम्मा लिया और यहाँ सरहद पर अपने घरों को छोड़कर ड्यूटी निभा रहे हैं। आज ये भले ही अपनी बहनों के साथ नहीं है, आज इतने बड़े दिन पर ये अपनी बहनों से राखी नहीं बंधवा पाएंगे, लेकिन सरहद पर वो बहनें जो हमेशा जिनकी रक्षा ये करते आए हैं, वो बहनें आज यहाँ पर इनको राखी बांध रही हैं, मिठाई खिला रही हैं। और बहुत खूबसूरत ये देखिए ये तस्वीर है, अपने आप में ही ये वो तस्वीर है कि मुझे लगता है कि ये जो बहनें हैं ये भी बहुत खास महसूस कर रही होंगी कि अगर आप हमारी रक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं तो हम भी आपके हर त्योहार के हर खुशी में आपके साथ शामिल हैं। देखिए बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। हम जो बच्ची यहाँ पर आई है उनसे बात करेंगे। आपका नाम? सानवी। सानवी, इनको आप राखी, अब यहाँ आइए ताकि हमारे जवान भाई दिखने चाहिए तस्वीरों में कि आप यहाँ इनको राखी बांधने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आप रहती हैं, क्या मन में आया कि इनको राखी बांधनी आज के दिन?
क्योंकि इनकी जो बहनें हैं वो यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, वो यहाँ से बहुत दूर हैं। तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं, यहाँ पर आए और इनको राखी बांधे, जिससे इन्हें लोनली फील ना हो, अकेला फील ना हो, इन्हें अपनी बहनों की कमी महसूस ना हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर आना चाहिए और इनको राखी बांधनी चाहिए। ये अलग अनुभव है, आप घर नहीं जा पाए हैं लेकिन त्योहार फिर भी मना लिया सरहद पर। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए इनके चेहरे की मुस्कान ही बता रही है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इनकी आंखों में मैंने एक चीज जरूर महसूस की है कि घरों की याद भी आ रही है। वो स्वाभाविक है कि जब त्योहारों पर आप अपने घरों पे नहीं होते हैं तो घर की याद जरूर आती है, लेकिन देश की सेवा के प्रति एक जिम्मा जो इनका है वो यहाँ पर इनके जज्बे में हमेशा ही यहाँ पर देखा है। असली पनीर जैसे दिखने वाले एनालॉग पनीर पर हाल के दिनों में कई राज्यों में एक्शन लिया है, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि फूड रेगुलेटर फसाए इस पर देश भर में रोक लगाने पर विचार कर रहा है। देखिए संवाददाता रोहन सिंह की ये रिपोर्ट। एनालॉग पनीर दिखने में बिल्कुल पनीर जैसा, लेकिन यह दूध से नहीं बना। दूध की जगह एनिमल फैट, स्टार्च, स्टेबलाइजर, स्किम्ड मिल्क पाउडर और प्रिजर्वेटिव मिलाकर असली पनीर जैसी बनावट तैयार की जाती है। इसे इतनी सफाई से बनाया जाता है कि आम खरीदार असली और नकली पनीर में फर्क नहीं कर पाते। हाल ही में महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा विभाग ने राज्य भर में एनालॉग या नॉन डेयरी पनीर के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर 1 साल के लिए बैन लगा दिया। इससे पहले छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश भी ऐसे कदम उठा चुके हैं। लेकिन एनालॉग पनीर में ऐसा क्या है कि राज्यों को ऐसे कदम उठाने पड़े? रेगुलर कंजम्पशन, स्पेशली पुअर क्वालिटी ऑयल के साथ एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट, वेट गेन, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रिस्क बहुत बढ़ रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कस्टमर को बताए बिना इसे रियल पनीर खिलाकर दिया जाता था। एंड यस, स्ट्रिक्टर एक्शन इज अ गुड स्टेप बिकॉज ऑल्टरनेटिव फूड बेचना गलत नहीं है, लेकिन फेक नाम पे बेचना बहुत गलत है। फसाई के नियमों में अब तक एनालॉग पनीर बनाने पर रोक नहीं है, लेकिन इसे पनीर कहकर बेचना गैर कानूनी है। लेकिन इसके बढ़ते मामलों के बाद रेगुलेटर एनालॉग पनीर बनाने वाली इकाइयों के लिए केंद्रीय लाइसेंस अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। जब तक ये नियम नहीं बन जाते, एनालॉग पनीर पर पूरी तरह रोक लग सकती है। असली पनीर कौन सा है और नकली पनीर कौन सा, ये पता लगाना इतना आसान नहीं है और इसीलिए आधा दर्जन से ज्यादा राज्य पहले ही एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगा चुके हैं। अब फूड रेगुलेटर एफएसएसआई इस पर पूरे देश में रोक लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, कम से कम तब तक जब तक इसको लेकर पूरे रेगुलेशन नहीं बन जाते हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।